नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। प्राइम टाइम में आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के उन खिलाड़ियों की जो अपनी तरफ से जी जान लगा देते हैं देश को एक मेडल दिलाने के लिए, लेकिन हार तब जाते हैं जब हमारा सिस्टम उन्हें हारने के लिए मजबूर कर देता है। खबर आई है कि 4 साल के बाद आखिरकार योगेश्वर दत्त का जो ब्रॉन्ज मेडल है वो अपग्रेड होकर सिल्वर में बदल गया है, क्योंकि रूसी रेसलर डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। और इसके बाद योगेश्वर दत्त लंदन ओलंपिक में जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था, अब उनका मेडल सिल्वर कलर का हो जाएगा। ये योगेश्वर दत्त की किस्मत है कि उनकी किस्मत के मुताबिक ब्रॉन्ज सिल्वर में तब्दील हो जाएगा, लेकिन उन खिलाड़ियों का किस्मत कैसे बदलेगी, उन खिलाड़ियों की किस्मत में रंग कैसे भरेगा जो हमारे देश के सिस्टम की वजह से ओलंपिक महाकुंभ में हार का सामना करते हैं। आज इसी मसले को हम थोड़ा ज्यादा तरीके से, ज्यादा अच्छे पहलू से इसको समझाने की और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ही पल में कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। 4 साल बाद योगेश्वर दत्त का ब्रॉन्ज मेडल अपग्रेड होकर सिल्वर हो गया। ब्रॉन्ज मेडल से सिल्वर मेडल तक पहुंचकर पदक का रंग तो बदल गया, लेकिन अब भी सवाल तो ये है कि आखिर ओलंपिक में भारत की किस्मत कब बदलेगी। अगर खिलाड़ियों की जी तोड़ मेहनत, लगन और हौसले के बावजूद हमारे देश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन ओलंपिक जैसे खेल महोत्सव में ना के बराबर हो, तो इसके लिए खिलाड़ियों से कई ज्यादा जिम्मेदार है हमारी व्यवस्था, प्रशासन और खेल के प्रति हमारी उदासीनता। ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन पर चीन ने भारत की खिल्ली उड़ाई थी। साथ ही ब्रिटिश पत्रकार पियर्स मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत की जनसंख्या 1.2 बिलियन होने के बावजूद भारत सिर्फ 2 मेडल लेकर ही खुश हो रहा है, जिस पर पियर्स मॉर्गन की काफी आलोचना हुई थी। और साथ ही उन्हें बताया गया कि इंग्लैंड तो क्रिकेट का संस्थापक देश है, उसके बावजूद आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। इन सभी आलोचनाओं का जवाब तो दिया गया, लेकिन फिर भी खेल को लेकर आत्ममंथन की जरूरत तो है ही। सरकारें आती जाती रही, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो देश में खेल का स्वरूप और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की विधा। लेकिन अब उम्मीद है देश में खेल और खिलाड़ी दोनों के बदलने की, क्योंकि अच्छे दिन सिर्फ देश के नहीं बल्कि खिलाड़ियों के भी आने वाले हैं। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। दरअसल इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ओलंपिक खेलों के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया। 26 अगस्त 2016 की तारीख खिलाड़ियों और खेल के लिए ऐतिहासिक बन गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 3 ओलंपिक खेलों के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स में देसी और विदेशी विशेषज्ञ शामिल होंगे जो खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया और इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर रणनीति तैयार करेंगे। 120 खिलाड़ियों के दल में जब सिर्फ 2 खिलाड़ी पदक लाएं तो सवाल जरूर उठते हैं। इन्हीं सवालों को समझते हुए खेल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री का ये कदम काबिले तारीफ है। अब उम्मीद जरूर की जा सकती है कि 2020, 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए बेहतर रणनीति तैयार हो पाएगी और देश की किस्मत जरूर बदलेगी। सुदर्शन न्यूज के लिए स्वप्नेश दुबे की रिपोर्ट। तो टास्क फोर्स का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसे सवाल हैं जो वहीं के वहीं बने हुए हैं। एक उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन क्या देश के खिलाड़ियों की किस्मत वाकई ऐसा करने से बदल जाएगी? क्या देश के खिलाड़ी जिनकी जिंदगी दांव पर लग जाती है, जैसा कि ओपी जाशा के साथ भी हुआ था, क्या उनके साथ न्याय होगा? क्या देश के वो खिलाड़ी जो चीख चीख कर कहते हैं कि हम दोषी नहीं है, नाडा क्लीन चिट देता है लेकिन वाडा के चलते उन्हें ओलंपिक में जाने को नहीं मिलता? ये तमाम वो सवाल हैं जो खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले तो यहाँ पर एक सवाल, क्योंकि हम शुरुआत योगेश्वर दत्त से कर रहे हैं, हम तमाम खिलाड़ियों पे आए, लेकिन उससे पहले योगेश्वर दत्त को आज 4 साल के बाद एक न्याय मिला कहना चाहिए। उनको अब सीधे तौर पर उनका ब्रॉन्ज अब सिल्वर में बदलेगा। नाडा और वाडा की जब हम बात करते हैं, नरसिंह यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नाडा ने क्लीन चिट दी, लेकिन वाडा ने उनको रोक लगा दी है, बैन लगा दिया है। और कुछ ऐसा ही यहां पर भी नजर आ रहा है, जो कि रूसी खिलाड़ी को अगर आज डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, तो क्या उस वक्त जो क्लीन चिट दी गई थी उसकी जांच में कोई कमी रह गई थी? क्या अब हम वाडा की कहना चाहिए वाडा की जांच पर क्या पूरा भरोसा कर सकते हैं?
क्या हम इतना भरोसा रख सकते हैं वाडा पर? देखिए यहाँ पे जिस तरीके से पहले आप जब ओलंपिक के लिए जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो उसके लिए एक शिविर लगाई जाती है जिसमें बाकायदा आपका डोप टेस्ट होता है। तो यहाँ पे रूसी खिलाड़ी का भी डोप टेस्ट हुआ होगा। वहाँ की जो संस्था है उसने पूरी तरीके से उसे क्लीन चिट दिया है कि आप पूरी तरीके से जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है उसमें आप निगेटिव, आप मतलब पूरी तरीके से पास हैं। फिर उसके बाद वो जाता है वहाँ पे परफॉर्मेंस करता है। वाडा भी उस रिपोर्ट की जाँच करती है जो आपके द्वारा, जो आपके संस्थान द्वारा दी जाती है। जैसे कि अगर भारत की बात करें तो भारत जब अपनी रिपोर्ट, अपने उन खिलाड़ियों की रिपोर्ट वाडा को देगा तो वाडा वहां पे चेक करता है कि क्या वो रिपोर्ट सही है या फिर नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रूसी खिलाड़ियों की भी जो थी चीजें, तो उसको भी उसने रिपोर्ट में जांच की, पड़ताल की, फिर उसके बाद उन्हें ये क्लीन चिट दिया गया। अब 4 साल बाद ऐसा निकल के आ रहा है कि यहाँ पे रूसी खिलाड़ी पॉजिटिव पाया गया है, जिसको अब योगेश्वर दत्त जिससे हारे थे, जिस खिलाड़ी से, वो खिलाड़ी पूरी तरीके से पॉजिटिव पाया गया है। तो वहां पे जो ब्रॉन्ज मेडल था योगेश्वर दत्त का, चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं से सिस्टम की जो खामी होती है उसका खामियाजा खिलाड़ी भुगतते हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त पूर्व एथलीट सुनीता गोद्रा जी जुड़ रही हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और खास तौर से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप एथलीट हैं और आप समझती हैं कि खिलाड़ियों को किस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। क्या वाकई ऐसा है कि सिस्टम की खामियों का जो नुकसान होता है वो एक खिलाड़ी को भुगतना पड़ता है? देखिए, जब तक सिस्टम सही चलता है तो खिलाड़ियों को उससे फायदा होता है। जहां सिस्टम खिलाड़ी को अपना केंद्र बिंदु न समझ के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में लग जाता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी हो, और अगर वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में लग जाएगी और खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देगी तो खिलाड़ियों को नुकसान होगा ही जी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ पर कोई एक्शन प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान नहीं है। अब ओलंपिक जब आते हैं तो 1 साल पहले सब कुछ होता है, जबकि होना चाहिए 10 साल की मेहनत से चैंपियन बनते हैं खिलाड़ी। तो वो जो 10 साल क्या कर रहे होते हैं उस समय सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करता है। जब तक सपोर्ट सिस्टम उनके पास, किसी भी खिलाड़ी के पास 10 साल तक नहीं रहेगा, 15 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में जब कोई टैलेंटेड है उसको लेकर उसको पूरा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, और वो जब 21-22 साल का होगा, 25 साल का होगा, तब ना परफॉर्मेंस देगा इंटरनेशनल लेवल पे। वो तो यहाँ होता नहीं है। तो यहाँ पर खिलाड़ी खुद जूझता रहता है विषम परिस्थितियों में। आप जिस सपोर्ट सिस्टम की बात कर रही हैं सुनीता जी, क्या ये मान लें कि जो ओलंपिक के तहत जो खेल आते हैं उनके प्रति हमारे देश में उदासीनता भी है? अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें, अगर हम यूरोपियन देशों से तुलना करें, तो वहाँ पे एथलीट्स को जो सुविधाएं मिलती हैं हमारे देश में वो सुविधाएं तक नहीं मिलती, प्रशिक्षण तक सही से नहीं होता। क्या इसकी वजह आप उदासीनता मानती हैं, जो एथलीट्स होते हैं उनके प्रति उदासीनता, और इन खेलों के प्रति उदासीनता भी आप मानेंगी? देखिए, पहली बात तो हमारा बजट ही कम है। दूसरा, हमारे यहाँ पर पूरे 125 करोड़ में 1 करोड़ तो पक्का टाइगर डीएनए, जिसे हम कहेंगे चैंपियंस ब्रीड है, लेकिन उसका टैलेंट सर्च कहाँ होता है? पहले तो टैलेंट सर्च सही हो, उसके बाद उनको ट्रेनिंग सही मिले, 5 साल 6 साल ट्रेनिंग सही मिले, और उसके बाद उनको एक्सपोजर मिले और स्पॉन्सरशिप मिले और इंसेंटिव्स मिले, पूरी फैसिलिटी मिले। लेकिन ना तो यहाँ पर टैलेंट सर्च ठीक से हो पा रहा है, जो निकल गया सो निकल गया। पहले अगेंस्ट ऑल ऑड्स विषम परिस्थितियों में स्ट्रगल करके खिलाड़ी आगे 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 जब इंटरनेशनल में पहुंच जाता है तब सरकार का ध्यान जाता है। तब वो जो सिस्टम है ना, जिसमें फेडरेशन आ गई, स्पोर्ट्स बॉडीज आ गई, और जो भी खिलाड़ी, अभी आप अपने ओलंपिक की बात ले लीजिए, जितने खिलाड़ी मेडल लाए हैं सब प्राइवेट एकेडमी से निकले हुए, सबके प्राइवेट कोचेस, और उनको जो सुविधाएं मिली। अब दीपा कर्माकर को अगर 3 महीने पहले वो 50 लाख का मैट मिलता है जिसपे उसको वॉल्ट करना है, जो कि जिसमें उसने क्वालिफाई किया, तो जो उसको 1.5 साल क्या 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि जब उसने क्वालिफाई किया तो सबकी नजर उस पर जाती है। और अगर आप बजट की बात करेंगे तो हमने अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी दिखाई थी सुनीता जी कि बजट के मामले में तो हमने इस बार तो ओलंपिक में 4 गुना ज्यादा बजट निकाला था, लेकिन वो पैसे गए कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया था। यहाँ पर आज हम इस मसले को इसलिए लेकर आए हैं सुनीता जी, योगेश्वर दत्त के बारे में आपने सुना होगा, 4 साल के बाद उनका ब्रॉन्ज सिल्वर में अपग्रेड हो रहा है। हम वाडा की जांच पर कितना भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि नरसिंह यादव
यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नाडा ने क्लीन चिट दी, वाडा ने बैन लगा दिया। आज अगर योगेश्वर दत्त का मेडल से ब्रॉन्ज से सिल्वर हो रहा है तो कहीं ना कहीं से वाडा की जांच भी सवालों के घेरे में है। नो 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 नो, क्या हुआ है, योगेश्वर दत्त सेकंड आया, जो फर्स्ट आया उसका जो सैंपल गया, पहले ए सैंपल पॉजिटिव आया होगा, उसके बाद ये तो वर्ल्ड वाइड सेम रूल है, उसके बाद उसने बी सैंपल के लिए अपील की होगी, फिर बी सैंपल भी पॉजिटिव आया होगा, तब उसको डिक्लेयर किया कि वो बैन है। जब वो बैन हुआ तो ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड हुआ है। यहाँ पर वाडा और नाडा उनका कोई वो रोल नहीं है। यहाँ पर तो जब वो ओलंपिक खेलने गया, उसमें जब वाडा ने जो टेस्टिंग की थी, उसमें वो जो फर्स्ट आया है वो पॉजिटिव पाया गया, और वो जब उसका रिजल्ट निकला, बहुत टाइम लगता है, 2-3 महीने जो भी है, उसके बाद उसने अपील की होगी। वो छोड़ेगा थोड़ी, जो ओलंपिक मेडल जिसको मिला है वो आगे तक उसने अपील की होगी। तो इस प्रोसीजर में टाइम लगा, और अब काश ये ओलंपिक के पहले पता चल जाता तो शायद योगेश्वर दत्त को एक हिम्मत और बनती, क्योंकि उसका ब्रॉन्ज सिल्वर होता है तो एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। चलिए, आपने एक और चीज स्पष्ट कर दी है, और ऐसे में, लेकिन सुनीता जी, सवाल अब फिर से वही आएगा कि आप तमाम तरीके से 120 खिलाड़ी गए, लेकिन 2 खिलाड़ी ही मेडल लेकर आते हैं। बहुत तरीके से लोग बात कर रहे थे, और बात एक ही जगह पर आकर अटकती है कि खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिलती है। अब एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पहले पीएम हैं जिन्होंने टास्क फोर्स का गठन किया है। आपको लगता है कि इस टास्क फोर्स के बाद, इस गठन के बाद तस्वीर बदलेगी? हम आने वाले वक्त में कह सकेंगे कि मेडल्स भी बढ़ेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री ने तो बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया, लेकिन आप ये देखिए ना, उन्हीं के मंत्री हरियाणा में जहां से मेडल आया है, साक्षी मेडल लाई है, रेसलिंग में लाई है, और वहां के मंत्री 50 लाख डेरा सच्चा को दे रहे हैं, जहां पर खो खो खेली जाती है, कबड्डी खेली जाती है और रुमाल छू खेला जाता है। तीनों ही ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। वहां पर 50 लाख दे दिए, लेकिन अपने रोहतक में जहां पर एकेडमी चल रही है रेसलिंग की, उनको बंद कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री कोई अच्छा कदम उठा रहे हैं, लेकिन अगर उनके मंत्रियों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसका फायदा क्या? सेकेंड थिंग, फेडरेशन से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, वो स्पोर्ट्स बॉडी से पूछेंगे क्या करना चाहिए। अरे भाई, अगर उनको ये पता होता कि क्या करना चाहिए तो अभी ये हालत थोड़ी होती। तो टास्क फोर्स जो बने वो ऐसी बने, अनबायस्ड, जो कि सही तरीके से सही दिशा में स्पोर्ट्स को लेके जाए, तब तो कुछ बदलाव आएगा। अगर इन्हीं फेडरेशन वालों से पूछना है जो कि कुर्सियों को पकड़ के बैठ गए हैं और छोड़ना नहीं चाहते उनको, जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो किताबी बातें रह जाएंगी। अगर टास्क फोर्स बिल्कुल अनबायस्ड हुई, इन फेडरेशन में से ना होके अलग से हुई, तब जाकर कोई बदलाव आएगा। चलिए सुनीता जी, आप मेरे साथ प्लीज बने रहे। मेरे साथ अब खेल संवाददाता अमित पांडे भी बने हुए हैं। अमित, सुनीता जी ने भी एक ही बात बोली है, तमाम जो एथलीट्स हैं वही बोलते हैं कि हाँ, सिस्टम का खामियाजा ही खिलाड़ी भुगतते हैं, लेकिन टास्क फोर्स बनाने की बात पर भी अभी एक संशय बरकरार है। अगर टास्क फोर्स में उसी फेडरेशन के लोग, उसी तरीके के लोग होंगे जो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, निज स्वार्थ देख रहे हैं, तो स्थिति फिर 2024 हो, 28 हो, चाहे जितने ओलंपिक हो, सब में जस की तस ही बनी रहेगी। बिल्कुल, अगर इस तरीके की परिस्थितियां बरकरार रहेंगी तो बिल्कुल वही बनी रहेंगी। लेकिन अब जिस तरीके से मोदी ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो साफ तो जाहिर होता है कि किसी भी तरीके की किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। स्वयं अगर खेल मंत्री की बात करें, विजय गोयल ने ये कहा था कि जो नरेंद्र मोदी कदम उठाया है, पूरी तरीके से उनके साथ कदमों से कदम मिला के हम चल रहे हैं, और उस पर पूरी तरीके से जोर भी दिया जा रहा है। बस थोड़ा सा एक खामियाजा, ये कमी ये दिखने को मिल रही है, जो छोटे लेवल के खिलाड़ी है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं करेंगे, स्टेट लेवल के खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी कहा कि पूर्व एथलीट ने कि आप इसकी तैयारी 10 साल पहले करनी होगी। अब हमारे यहाँ हमने दो मेडल लेकर आए हैं, हम पूरी तरीके से शांत बैठ गए हैं, जबकि दूसरे देश अभी से ही तैयारियां उसी वक्त से तैयारी कर लेते हैं जब वो रियो ओलंपिक से अपने स्वदेश, अपने घर जा रहे होते हैं, उसी दौरान से वो तैयारियां शुरू कर लेते हैं। क्या उसी दौरान रणनीतियां भी बना लेते हैं कि हमें आगे अगले आने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए हमें किस तरीके की रणनीतियां होंगी। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो सभी अभी शांत बैठे हैं, अभी उस जश्न में डूबे हुए हैं कि जो खिलाड़ी मेडल लेकर आए
हैं उनको इनामों की बौछार कर रहे हैं, जबकि ऐसे खिलाड़ियों पर ऐसे मंत्रियों के अगर बात की जाए तो उनको पूरी तरीके से ये देखना चाहिए कि जो निचले स्तर के खिलाड़ी हैं। मैं एक जो कानपुर की एक बात बताना चाहता हूँ। कानपुर की एक जो खिलाड़ी थी जो तैराकी है, 13 साल या 11 साल की वो तैराकी है, उसने 500 से ज़्यादा किलोमीटर गंगा में तैर के वो तय किया। तो उस पर अब किसी का ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि वो अभी 11 साल की, आगे अभी से अगर उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत खास बात है सुनीता जी, बहुत खास बात है जो आप बोल रहे थे। आपने सुना होगा वो परी कही जा रही है, जल परी कही जा रही है, छोटी सी बच्ची है जो अभी से ही ओलंपिक की तैयारी कर रही है। वो सिर्फ खबरों में एक खबर बन जाएगी। अगर उस बच्ची की तरफ ध्यान अभी से दिया जाए तो बाकी आने वाले वक्त में वो देश को गोल्ड मेडल भी दिला सकती है। और यही जो ध्यान है हमें शुरू से देने की जरूरत है। आखिर क्यों नहीं ध्यान दिया जा पाता है, वजह क्या हो जाती है? वेस्टेड इंटरेस्ट सभी जो है वो देखिए, जब मेडल जीत के खिलाड़ी आ जाता है तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो स्ट्रगल कर रहा है। जैसे एक दीपा के ही एकेडमी में एक दूसरी लड़की है, हाँ, जो बहुत अच्छा वॉल्ट कर रही है और कोशिश कर रही है। वो अभी यंग है, 15 साल की है, अस्मिता नाम है उसका। लेकिन उसको अभी CNN IBN वाले कैंपेन करके उसको 2 लाख 3 लाख की मदद कर रहे हैं। वो बहुत गरीब परिवार की है, उसके पास में इतना भी किराया नहीं है कि वो अपने ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच सके गाड़ी में, तो वो पैदल जाती है। ऐसे लोगों को अभी से सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास स्पोर्ट्स हॉस्टल नहीं है, हमारे पास में एकेडमी, जहाँ जो बच्चे रहते हैं, जहाँ टैलेंटेड है, वहीं पर एकेडमी खोलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार के पास भी रहे जब वो यंग है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिल सके। लेकिन नहीं हो रहा है ना ऐसा। ना तो स्पोर्ट्स हॉस्टल है, ना बहुत सारी स्पोर्ट्स एकेडमीज है, ना कॉर्पोरेट सपोर्ट कर रहे हैं। ओलंपिक स्पोर्ट्स को हर कॉर्पोरेट को ये कोशिश या फिर जहाँ पर एकेडमी है वहां पर एथलीट्स का शोषण भी होता है। हम कई ऐसी खबरें भी चलाते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। क्या अगर कहीं पर एकेडमी है भी तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि खिलाड़ियों के साथ उनका शोषण भी होता है। कई तरीके की ऐसी खबरें भी सामने आती हैं। नहीं, देखिए, वो छोटे रूप में होता होगा, लेकिन अब जैसे गोपीचंद पुलेला की जिस तरह की एकेडमी है, इस तरह की एकेडमी जो वाकई में चैंपियंस पैदा करते हैं। अब सिर्फ ओलंपिक ही तो नहीं है ना, एशियन चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है, नेशनल्स है, इतनी सारे कॉम्पिटिशंस है और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं। तो जहां पर जैसे अगर बॉक्सिंग और रेसलिंग हरियाणा में है, तो वहां पर हरियाणा में बॉक्सिंग और रेसलिंग की एकेडमीज को तवज्जो देनी चाहिए, सरकार को उनको सपोर्ट करना चाहिए। प्राइवेट लोग आगे आ रहे हैं तो उनको और हेल्प करनी चाहिए। इसी तरह से जहां पर हॉकी है, जहां पर एथलीट्स हैं, जहां आर्चरी है, झारखंड वगैरह में जहां से वो अभी हॉकी की लड़कियां निकली हैं, वहां पर उनको वहां सुविधाएं तो मिले ना। सुविधाओं से मतलब है उनका स्पोर्ट्स हॉस्टल हो, वहां पर प्रॉपर कोच हो, प्रॉपर स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हो, जो उनको पूरे टाइम उनके रिकवरी का, उनके खाने का, सबका ध्यान रख रहे हो। तो जब ऐसा होगा तभी तो वहां से निकलेंगे, नहीं तो मेहनत कर करके खिलाड़ी ऊपर तक पहुंचेगा और उसके बाद फिर बस आपके पास वही 4-5 गिनती के रह जाते हैं। कोई फीडर सर्विस नहीं होती, कोई ब्रॉड बेस नहीं होता है। बिल्कुल। और बस तो सुनीता जी, एक बहुत अहम सवाल है। अब शायद कई लोग बोलते हैं कि ये बड़ा छोटा सा सवाल हो जाता है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे देश में भी जब हम एथलीट्स की बात करते हैं, जब हम ऐसे गेम्स की बात करते हैं, तो वो गेम्स कहीं ना कहीं से जब क्रिकेट की बात आती है तो बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। तो मैंने आपसे शुरू में ही पूछा था, क्या वाकई हमारे देश में भी ओलंपिक के तहत जितने भी खेल आते हैं, उन खेलों के प्रति हमारे देश में उदासीनता है? न केवल सरकार या प्रशासन बल्कि हमारे समाज में भी उन खेलों को लेकर उदासीनता नजर आती है आपको? तो क्रिकेट जो है उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। अभी बैडमिंटन की हुई, टेनिस की हुई, तो उसमें भी बहुत पैसा आया। तो यहाँ तो हर गेम में मार्केटिंग अच्छी होगी तो वो गेम भी आगे आएगा। अभी जब ओलंपिक्स हुए, ओलंपिक्स की मार्केटिंग अच्छी हुई तो सबने देखा। क्रिकेट को रोज लोग देखते हैं, जो दिखता है तो टिकता है, जो दिखता है तो बिकता है। तो इसलिए उनको ही ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है, उन्हीं को लोग ज्यादा देखते हैं। फिर वो रिलीजन हो जाता है, सचिन तेंदुलकर एकदम हीरो हो जाता है। तो ऐसा अभी जो हमारी और लड़कियां जो अभी जैसे ओलंपिक में जीत के आई हैं, बैडमिंटन हो गया, रेसलिंग हो गया, अगर इसको भी इसी तरह से मार्केटिंग अच्छी हो इनकी, तो ये गेम भी ऊपर आ सकते हैं।
बिल्कुल, मार्केटिंग अगर अच्छी होती है, लेकिन सवाल तो यही है ना मैम कि मार्केटिंग अच्छी होगी कैसे अगर इन खेलों के प्रति ही लोग ध्यान नहीं देंगे। और हमने देखा भी कि ओलंपिक में एक और तस्वीर आई थी ओपी जैशा, जिसको पानी तक नहीं मिला था और उन्होंने आकर अपनी जब अपनी आप बीती सुनाई तो उनको लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए थे। तो ऐसी जब तस्वीर सामने आती है तो उन लोगों के प्रति भी एक्शन लेने की जरूरत है जो हमारे खिलाड़ियों पर ही ध्यान नहीं देते, उनके लिए जाते हैं लेकिन उनको पूछने वाले नहीं होते हैं वहां पर। मैराथन चैंपियन हूँ और ओपी जैशा ने तो शायद ये 5वीं मैराथन लगाई होगी, उसने ओलंपिक क्वालिफाई किया। वो एक्चुअली 1500 और 5000 दौड़ना चाहती थी। मैं उसको पिछले 5 साल से मैराथन में कोऑर्डिनेट भी कर रही हूँ। मैं 76 फुल मैराथन लगा चुकी हूँ। जो उसके साथ हुआ वो ओपी जैशा की इग्नोरेंस, कोच का फॉल्ट और फेडरेशन का हैंड्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि हमें क्या, अब कोच ने मना कर दिया तो हम तो रखेंगे ही नहीं पानी और एनर्जी ड्रिंक। और ओपी जैशा को जिस समय वो ट्रेनिंग कर रही है मैराथन की, अब एक 1500 और 5000 की लड़की जब स्विच ओवर करती है मैराथन में तो कौन उसको बताएगा कि एनर्जी ड्रिंक 15 किलोमीटर के बाद बहुत जरूरी है पीनी। वहां पर जो उनका कॉमन पानी था वो था। कविता राउत कहती है कि वहां पर पानी था लेकिन जो इनके टेबल्स मिले हुए थे वो खाली थे। तो भाई वो खाली क्यों थे? कोच ने क्यों नहीं वहां पे कोई एनर्जी ड्रिंक रखी? क्यों नहीं इन खिलाड़ियों को बताया कि नहीं हमें स्पेशल ड्रिंक रखनी पड़ेगी, हमें अपने लिए एनर्जी रखनी पड़ेगी? यानी कहीं ना कहीं से हम लोग भी, हमारा फेडरेशन हो गया, हम अब जो हमारी बॉडी है, अथॉरिटी बॉडी है, वो भी कहीं ना कहीं से इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अब जब तक इन खेलों के प्रति, इन खिलाड़ियों के प्रति उदासीनता खत्म नहीं होने वाली है, तब तक हम आने वाले समय में कह नहीं सकते कि हमारे यहाँ मेडल की संख्या बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमारे बीच रखने के लिए। मैं आखिर में अमित हमारे संवाददाता बने हुए अमित के पास चलना चाहूंगी। अमित, लास्ट में मैं आपसे ये लास्ट कमेंट चाहूंगी, खेलों को लेकर सिर्फ शब्दों में आत्ममंथन होता है, हम क्या माने कि वाकई अब आने वाले समय में आत्ममंथन अब कार्रवाई के रूप में भी सामने आएगा, या सिर्फ ऐसी ही बातचीत होगी और हम और आप डिबेट पे बैठ जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी? देखिए, इस पे आत्ममंथन करने की बहुत आवश्यकता है। अगर किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खिलाना है तो उस देश की खिलाड़ी चाहे स्टेट लेवल की हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, आपको उस पर पूरी तरीके से ध्यान देना होगा। उसकी बॉडी को, मतलब कि उसके हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा कि क्या उसका खेलने का मूवमेंट है, क्या उसकी एनर्जी है, क्या वो खा रही है, क्या उस तरीके की सारी चीज़ों को आप एक पूरी प्रॉपर तरीके से आप उसे हैंडल करेंगे, तभी जाके 1, 2, 3 नहीं पूरे 10-10 साल लगा लेते हैं खिलाड़ी, पूरा अपना कैरियर लगाते हैं खिलाड़ी। किस्मत तभी बदलेगी जब सही तरीके से खेलों को समझकर खिलाड़ियों को वो सुविधाएं दी जाएंगी, वो प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वो पदक लाने के लिए सक्षम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि किस्मत जरूर बदलेगी और पदकों के ढेर भी भारत में जरूर लगेंगे। इस बुलेटिन को यहीं खत्म करते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।